हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम शिवांगी जैन है। आज हम बजट पढ़ने वाले हैं। हमने पार्लियामेंट के सारे टॉपिक वाइज ख़त्म किया। हमने पार्लियामेंट का चैप्टर सारा टॉपिक वाइज ख़त्म किया है। अभी हमारा बजट रह गया है, डिस्क्वालिफिकेशन रह गया है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और बिल्स रह गए हैं। आज हम बजट करेंगे। इसके बाद इन सब के बाद हमारा पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगा। बजट, ये टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम से नहीं मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 किसकी बात करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं। और ये जो रेड कलर में लिए हुए हैं और मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इसको क्या बोलते हैं? बही खाता। इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले इसको एक लेदर बैग, एक सूटकेस के अंदर लाया जाता था, बट 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ended this colonial practice by presenting the budget in a traditional four-fold red cloth, जिसको हम क्या बोलते हैं? बही खाता। एक लाल रंग के कपड़े में लपेट के पेश किया जाता है। वही खाता इस बजट इसमें पेश किया जाता है इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर होती है। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1867 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर को क्या डिफाइन किया था? 1 अप्रैल टू 31 मार्च से ये ऐसे स्टार्ट हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि किस महीने से किस महीने तक फाइनेंशियल होगा। वो तो हम ब्रिटिश लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बजट में क्या आ जाता है? रिसिप्ट भी आ जाती है और एक्सपेंडिचर भी आ जाता है कि हमारी जेब में कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। इस सब के बारे में बात की जाती है। बजट के पहले एक दिन पहले प्रेजेंट होता है बजट इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें जो लास्ट ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भी खर्चा जो भी हुआ है या जो भी पॉलिसीज़, उन सबको डिस्कस किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो बजट होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, इन सब के बारे में बात की जाती है। ये प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है। उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के 6 डिपार्टमेंट होते हैं। उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है वो प्रिपेयर करता है बजट। ये प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कब करते हैं? फरवरी में करती है, ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे। एक क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट? नो। अभी मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आता है, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। बट यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा निकलना होता है उसको उसमें से पार्लियामेंट की अप्रूवल पड़ती है। और 3 तरह के फ़ंड होते हैं। एक कंटेंजेंसी फ़ंड होता है जिसमें प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है। कंसोलिडेटेड फंड में से पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। और पब्लिक अकाउंट में से गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव की परमिशन चाहिए होती है। उसमें ना प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, ना पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सही है कि एक पैसा भी नहीं निकल सकता जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल ना दे दे। ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? नो। अभी मैंने बताया कि पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार की परमिशन की ज़रूरत है। तो थर्ड भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज करेक्ट? या 2, सी। प्रेजेंटेशन, इसको प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। आफ्टर द स्पीच इट इज़ लेड डाउन इन द राज्यसभा। याद रखना, जो बजट होता है इसको प्रेजेंट सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इस डिस्कशन कर सकते हैं उसके बाद, प्रेजेंट होने के बाद फिर डिस्कशन होता है, वो राज्यसभा में भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्कशन होता है उसके बाद राज्यसभा उसमें वोटिंग नहीं कर सकती, वो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं बजट को।
जनरल डिस्कशन, पार्लियामेंट डिस्कसेस द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द बजट। जो भी बजट में पॉलिसीज़ हैं वो सब डिस्कस की जाती हैं पार्लियामेंट में, दोनों में डिस्कस की जाती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। बजट बजट प्रेजेंट कहाँ होता है? लोकसभा में। डिस्कस कहाँ होता है? दोनों हाउस में। उसके बाद वोटिंग कहाँ होती है? लोकसभा में सिर्फ। लेकिन ये चार्ज एक्सपेंडिचर इज डिस्कस, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? इस पर आप डिस्कशन तो कर सकते हो लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते, तो ये भी डिस्कस होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि जजेस की सैलरी हो गई, ये सब। द हाउस आर वीक अर्जन फॉर अ वीक, नॉट फॉर अ वीक, इट्स 4 to 5 वीक, मतलब 4 से 5 हफ्ते के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी बजट में पॉलिसीज़ हैं इन सबको स्क्रूटनाइज किया जाता है, मतलब इनकी कमेटी बनाई जाती है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, और फिर ये इसको देखती हैं कि क्या जो पॉलिसीज़ हैं वो सही हैं, मतलब क्या कुछ करेक्शन होना है या कुछ भी सजेशंस के लिए। तो डिमांड ऑफ द मिनिस्ट्रीज़, जो भी इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं इन्हें पैसा चाहिए तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा मांगते हैं। अब जो इनने डिमांड की है इसको चेक कौन करता है? DRSC, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ये कितनी है? 24 है। इसमें एक एक कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से 21 एंड राज्यसभा से 10, तो टोटल 31 मेंबर्स होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो कमिटीज़ होती है चेक करते हैं, फिर जो DRC होती है रिपोर्ट बनाती है ऑन दिस डिमांड और फिर उसको हाउस में सबमिट कर देती है। अब जो भी ये रिपोर्ट सबमिट करेंगी वो उस पर डिस्कशन हो सकता है, और लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती हैं कि इन्होंने जो सजेशंस दी हैं उस पर ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट उनकी बात को माने। तो इसके बाद वेरियस कट मोशंस आर पास्ड। इसके बाद 4 से 5 हफ्ते बाद फिर से पार्लियामेंट का सिटिंग शुरू होती है, और फिर उसके बाद वेरियस कट मोशंस आर पास। कट मोशन कौन लाता है? ये अपोजिशन लाती है। तो ध्यान रखना कभी भी कट मोशन पास नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर कट मोशन पास हुआ इसका मतलब ये है कि सरकार मेजॉरिटी में नहीं है, और अगर कट मोशन पास हो गया इसके बाद फिर लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो क्लोजर मोशन, द डिमांड फॉर ग्रांट्स आर अप्रूव्ड। इसके बाद जो भी डिस्कशन हुआ फिर जो भी डिमांड्स थी उनको अप्रूव किया जाता है। वोटिंग ऑन डिमांड्स, कट मोशन। मैंने अभी बताया कि कट मोशन अपोजिशन लाती है, और ये 3 तरह से ला सकते हैं। एक इकोनॉमिक कट मोशन होता है, टोकन कट मोशन होता है, और डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन होता है। अब ये तीनों की बात करते हैं। इकोनॉमिक कट मोशन में क्या होता है कि जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं एक डिपार्टमेंट ने, इतना खर्चा लगेगा एक किसी स्कीम में, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उन्होंने बोला कि 10,000 करोड़ लगेगा। तो दे विल आस्क कि रिप्रेजेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, दे कैन से कि ये वेस्टफुल है, इसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। इफ़ पास्ट डिमांड में भी रिड्यूस बाय स्पेसिफिक अमाउंट, कि 10,000 करोड़ है तो इसको 5,000 करोड़ कर दो, इतनी पैसे की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये पास हो गया इसका मतलब सरकार मेजॉरिटी में नहीं है, तो कोई भी कट मोशन पास नहीं होना चाहिए। इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट से कट किया जाता है। टोकन कट मोशन में क्या बोला जाता है कि इनको कोई भी जो भी डिमांड थी उसको 100 रुपये से कम कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं टोकन। 100 रुपये का टोकन से आपने कट कर दिया, तो ये भी पास नहीं होना चाहिए। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, पूरी की पूरी पॉलिसी ख़राब है, इन्होंने बोला कि पूरी की पूरी पॉलिसी ख़राब है और पूरी की पूरी डिमांड को रिड्यूस कर देना चाहिए। कि तो जितनी भी डिमांड थी जैसे कि 10,000 करोड़ थी तो उसको 1 रुपये पे ले आए, तो ये भी पास नहीं होना चाहिए। टाइप ऑफ क्लोजर मोशन, कितनी तरह से एक मोशन को पास किया जा सकता है। सिंपल, कंपार्टमेंट, कंगारू एंड ग्लूटेनिन। सिंपल में क्या होता है कि वोटिंग ऑन मैटर टेक्स प्लेस आफ्टर डिबेट इज़ कम्प्लीटेड। मोशन पास हुआ, उस पर डिस्कशन हुआ, फिर जो वोटिंग होगी जो भी वोटिंग होगी वो कैसे हो रही है? डिबेट होने के बाद हो रही है। तो वोटिंग ऑन मैटर टेक प्लेस आफ्टर डिबेट इज़ कम्प्लीट। अब हर बिल पे, हर मोशन पे डिबेट करेंगे, इतना पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं होता है। तो कोई बिल बहुत लंबा है तो उसको क्लॉज बाय क्लॉज उसको कंपार्टमेंट में
डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको फिर कंपार्टमेंट बाय कंपार्टमेंट पढ़ा जाता है। द क्लॉजेज ऑफ अ बिल और अ लेंथी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। डिबेट होने से पहले उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है उस बिल को, फिर वैसे वो पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद उसको वोट करने के लिए रखा जाता है। कंगारू क्लोजों की जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं पढ़ा, और जो इम्पोर्टेंट है उसको उन क्लॉज को पढ़ लिया। तो इसमें क्या होता है, ओनली इम्पोर्टेंट क्लॉजेस आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग, सारे बाकी स्किप करके एंड टेकन एज पास्ट। और ग्लूटेनिंग क्लोजर में क्या होता है, डिबेट इज कट शॉर्ट एंड द मैटर इज पुट टू वोट। ज़्यादातर मोशंस जो बिल होते हैं इसी से पास होते हैं, और बजट भी इसी से पास होता है। द डिबेट इज कट शॉर्ट एंड द मैटर इज पुट टू वोट। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ये होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स प्लस चार्ज एक्सपेंडिचर एंड नो मॉडिफिकेशंस आर परमिटेड इन दी अप्रोप्रिएशन बिल। बजट की छः स्टेज होती हैं। पहला प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद सेकंड जनरल डिस्कशन हुआ, तीसरा कि पार्लियामेंट जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ थी उनके पास भेज दिया, और उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, कट मोशन, ग्लूटेनिन, ये सब होंगे। उसके बाद जब वोटिंग हो गई उसके बाद पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। फिफ्थ स्टेज क्या है, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, और उसके बाद फिर पास किया जाता है फाइनेंस बिल, तब जाके बजट पास होता है, बजट की पूरी प्रोसेस ख़त्म होती है। जो फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल होते हैं इनको मनी बिल ही कंसीडर किया जाता है अंडर आर्टिकल 111। सो देयरफॉर राज्यसभा का जो अप्रूवल जो होता है इज़ नॉट नेसेसरी टू पास द अप्रोप्रिएशन बिल। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की सैलरीज होती है, अलाउंस होते हैं, उनको हम चार्ज एक्सपेंडिचर में गिनते हैं, इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इस ऑफिस, और जो भी अलग खर्च हैं। प्रिसाइडिंग इन ड्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लस डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इनकी भी जो सैलरीज अलाउंस है वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब जिन पे ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किया जाता है। इस पे पार्लियामेंट चर्चा तो कर सकती है, डिस्कशन तो कर सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग पेंशन, की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होती हैं उनकी सैलरीज अलाउंस इंक्लूडिंग पेंशन, तीनों ही चीज़ चार्ज एक्सपेंडिचर से पे की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। किससे, दो फंड होते, एक स्टेट का अलग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं ऑल ओवर। और सीएजी की भी सैलरी अलाउंसेस इसी से दी जाती है। लेकिन याद रखना, जो पेंशन होती है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, किसकी पेंशन, हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। लेकिन जो सैलरी और अलाउंसेस होती हैं हाई कोर्ट की, वो किससे पे की जाती हैं, वो की जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, इंडिया से नहीं, स्टेट से। पेंशन इंडिया से और स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से किया सैलरी एंड अलाउंसेस। अगर कोई डेप्ट चार्जेस है फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सेट्रा, अगर कोई कोई कर्ज लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या इंटरेस्ट ब्याज वगैरह, तो उसको भी चार्ज एक्सपेंडिचर। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है और उसमें किसी पैसे की बात हुई है, डिग्री अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल, इन सब पे चार्ज एक्सपेंडिचर लगता है। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज, अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट डालना चाहें तो वो भी ऐड हो सकता है। फाइनेंस बिल कंटेन टैक्स, फाइनेंस जो मनी बिल होता है वो पार्ट होता है फाइनेंस बिल का, ठीक है। कंटेन टैक्स प्रपोजल, जो भी टैक्स के बारे में बात होती है वो फाइनेंस बिल में काउंट होता है। इसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं। जहाँ अप्रोप्रिएशन बिल की बात थी, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, पार्लियामेंट या तो रिजेक्ट करेगी या अप्रूव करेगी। प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 के अकॉर्डिंग जो ऑथोराइज, ये क्या करता है, ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्सेस एट द न्यू रेट फॉर 75 डेज पेंडिंग द पैसेज ऑफ द फाइनेंस बिल। अब ये सब जो प्रोसेस होगी इसको पूरा पास होने में
अगर 2-2.5 महीने लग जाते, तो इस बीच जो भी टैक्स कलेक्ट होगा इस पे न्यू रेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। बजटरी टर्म्स, जो बजट में जो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। वोट ऑन अकाउंट, ये 2 महीने के लिए होता है कि अब जैसे कि बजट कितना लंबा प्रोसेस चल रहा है, तो पैसे चाहिए खर्च के लिए, सैलरीज देनी है, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको पैसे सैलरीज देनी है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब जो भी खर्चे हैं एक्सपेंडिचर हैं, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट 2 महीने के लिए 1/6 ऑफ द टोटल ग्रांट में से दे दिया जाता है। और ये कौन देता है? ये लोकसभा में पास होता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट, अमाउंट ऑथोराइज इनसफिशिएंट, कि एक कोई प्रोजेक्ट था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था और इतना अमाउंट अलॉट हुआ था, लेकिन वो अभी इनसफिशिएंट है, मतलब कि और ज़्यादा पैसे चाहिए हैं, तो इसके लिए लगता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। ये किससे दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड से नहीं दिया जाता है, ये कंटिजेंसी फंड से दिया जाता है। एडिशनल फंड भी कंटिजेंसी फंड से दिया जाता है, मतलब इसमें प्रेसिडेंट की ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विसेज, अगर न्यू सर्विसेज में एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो एडिशनल ग्रांट लगेगा। एक्सेस ग्रांट, मनी स्पेंड बाय अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, एक्सेस ग्रांट पे भी। वोट ऑन क्रेडिट, मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड, कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड है तो उस पर वोट ऑफ क्रेडिट लगता है। रीअप्रोप्रिएशन, शिफ्टिंग मनी फ्रॉम वन हेड टू द अदर टू अनदर, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मनी शिफ्ट करना है, कि मतलब यहाँ जो जितनी नीड थी अब दूसरे डिपार्टमेंट, तो उसके लिए रीअप्रोप्रिएशन लगेगा। इंटरिम बजट क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि जब जब इलेक्शन ईयर होता है तो इंटरिम बजट पास किया जाता है, कि द बजट प्रेजेंटेड बाय द इनकम्बेंट, मतलब करंट जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर। एक होता है रेगुलर बजट, एक होता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट जब भी इलेक्शन ईयर होता है तब पास किया जाता है। इट कंटेन डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी एक्सपेंस टू बी इंकर्ड और एवरी रुपी टू बी अर्न थ्रू द टैक्सेस इन दी कमिंग। इसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों की बात होती है। वहीं जो वोट ऑन अकाउंट था कि 2 महीने के लिए पैसे चाहिए, तो उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर काउंट हो रहा था। आइडियली द इनकम्बेंट गवर्नमेंट शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी मेजर पॉलिसी, कि अब इनकम्बेंट गवर्नमेंट की इलेक्शन ईयर होना है, क्या पता कि सरकार जीतेगी कि नहीं जीतेगी, और अगर नहीं जीती तो फिर नई सरकार आएगी, वो अपना बजट पास करेगी। इसलिए कहा जाता है कि आइडियली जो गवर्नमेंट है इलेक्शन ईयर में शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस दैट कैन इन्फ्लुएंस द वोट बैंक अनफेयरली। एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट? द प्रोविजन ऑन वोट एन अकाउंट इज कॉज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट। यस, जो रेगुलर गवर्नमेंट होती है वो वोट एन अकाउंट ये प्रोविजन लाती है। while an interim budget is a provision used by a caretaker government? No, जो interim budget होता है वो रेगुलर गवर्नमेंट और केयरटेकर गवर्नमेंट दोनों ही पास कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि केयरटेकर गवर्नमेंट ही पास कर सकती है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अ वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट। यस, वोट ऑन अकाउंट सिर्फ खर्चे के लिए पैसा मांगती है, कि जब तक बजट पास नहीं हो रहा है तो जो सैलरीज वगैरह बिल जो भी इनके लिए पैसे तो लगेंगे। while an interim budget include both expenditure and receipt, जो interim budget है इसके लिए इसमें दोनों काउंट होता है, एक्सपेंडिचर भी और रिसिप्ट भी। अब interim budget, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे, बिल्स रह गए हैं, टाइप्स ऑफ बिल, डिस्क्वालिफिकेशन, ये हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, हम ये कवर कर लेंगे। इसके बाद हम स्टेट लेजिस्लेचर शुरू करेंगे। थैंक यू।